नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरण। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नए प्रधान के चयन के लिए करवाए जाने वाले चुनावों की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक डेलीगेट्स को 1 दिसंबर तक नामांकन भरने की मोहलत दी गई है, जिसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज जम्मू पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये जानकारी दी। जम्मू स्थित डॉक्टर फारूक के आवास पर कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और इसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। डॉक्टर फारूक ने बताया कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है, लिहाजा इन चुनावों की घोषणा अब जल्द होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी है। 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। 5 तारीख को इलेक्शन में लोग जो भी नॉमिनेशन अपनी भेजेंगे, उसमें फिर डेलीगेट्स उनको जो चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे और ये जमात आगे चलेगी। सर, जिस तरीके से आपने कल किसने कहा हमने उसकी सर रूमर काफी कल तो चलती रहती है, यहाँ का पूरी रूमर नहीं चलती। सर नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन लड़ने में मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। जब इलेक्शन आएगी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इन्हें जमात में आ गए हैं और हमें उम्मीद है ये जमात को मजबूत करेंगे और हम लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करके यहाँ की मुश्किलें दूर करेंगे। हाँ सर, तो सर अब ने बना ली है स्ट्रैटेजी, हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोले चलते थे। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम ने उस वक्त हमने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज खत्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। इस रियासत को फिर से हमने रेल पे वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं थी। जम्मू कश्मीर में विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात डेली वेजरों और कैजुअल लेबर की मांगों को सरकार से पूरा करवाने के लिए भाजपा द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना शुरू कर दिया है। 5 सदस्यीय इस कमेटी के सदस्य व भाजपा के उप प्रधान शक्तिराज परिहार ने आज डोडा में डेली वेजरों से बैठक कर उनकी संख्या व अन्य मांगों का ब्यौरा लिया, ताकि इस जिले की एक रिपोर्ट तैयार कर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपी जा सके। पार्टी ने इसे बड़े सीरियसली गंभीरता से लिया है। इसी सिलसिले में मैं आज डोडा में यहाँ पे था, तो जितने भी यहाँ डोडा की जो पीएचई डिवीजन डोडा, इनको मीटिंग में भी कहा है कि हमारा जो रोल है, हमारा जो मैंडेट है, हमने पहले उस पे काम करना है कि ये जो कमेटी जिस लिए बनाई गई है वो अपना काम करे और एक रिपोर्ट तैयार करे और कमेटी अपनी रिकमेंडेशन उसमें दे। तो उसके बाद जो सरकार को करना होगा उसके लिए भी हमारे बाकी सीनियर लीडर्स भी हैं, वो पूरा प्रयास करेंगे। एक जेन्युइन इशू है ये, कोई ऐसा नहीं है कि एक जेन्युइन इशू है। ये लोग 20-20, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं। कठुआ के वार्ड नंबर 16 के लोगों ने उन्हें मिल रहे बिजली के बिलों के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। इन लोगों की माने तो बिजली के बिलों में ब्याज भी लगाया जा रहा है, जिसे चुकाना उनके बस की बात नहीं है। उनके मुताबिक इस वार्ड के सभी घरों के निवासी अब इन बिलों से तंग आ चुके हैं, लिहाजा सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। एक तो अस बिल दे आने, बिल तो सानू महीने महीना आई जा रहा, बत्ती तो आंदी नहीं, बत्ती भी बंद रौंदी। ਉਹਦੇ बाद बत्ती के बाद सानू ब्याज भी लगा। अगर साढ़ा 10,000 रुपया बिल बने दा, 10,000 तो साढ़ा 15,000 रुपया बनी जाता महीने का। 5,000 रुपया ब्याज ठोकी जाते, 10,000 का 5,000 रुपया ब्याज भी ठोकी जाते। अस एड़ा बिल नहीं दे सकते, और ज्यादा बिल कुत्थों देइए? अगर 15,000 है, 15,000 के बाद अगर 15,000 नहीं मुक्या, ये तो साढ़ा 20,000 बनी जाना। अस तो गौरमेंट के गुलाम होइए, तो रोजगार साढ़ा कोई है नहीं, ना कोई काम नहीं, आप नहीं, अस कुत्थों देइए? ਇਹਦਾ मतलब कि फांसी लगी आई है। साढ़ा गौरमेंट सोचा
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਲਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆ। ਅਸ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ माफ किया जाए। बिश्नाह में आज पुलिस द्वारा एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के 2 ट्रक सीज किए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने दरअसल कुछ दिन पहले पल्ली मोड़ इलाके में लगाए गए नाके पर पशु तस्करी का प्रयास विफल कर एक ट्रक को जब्त किया था और इसी मामले की आगे बढ़ाई गई जांच में उसे एक और सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आज पल्ली मोड़ पर ही नाका लगाकर एक और ट्रक को जब्त किया और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही था जिस ट्रक को कुछ दिन पहले जब्त किया गया था। जम्मू स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में आज से एचआर कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव में देश भर के करीब 40 एचआर एक्सपर्ट भाग लेकर आने वाले समय में एचआर की भूमिका आदि पर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना काल में इस कॉन्क्लेव का आयोजन ऑनलाइन तरीके से किया जाता रहा और अब फिर से यह ऑफलाइन तरीके से करवाई जा रही है। मालूम है कि 2 साल के अंतराल में कोरोना के टाइम में हम लोगों ने एचआर कॉन्क्लेव ऑनलाइन किया था। अब इस साल से फिर से हम लोग ऑफलाइन में शुरू किए। इसमें 35 से 40 जो हैं एचआर के एक्सपर्ट्स पूरे हिंदुस्तान से आएंगे और वो इस पे एचआर के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी टॉपिक है मैपिंग अनचार्टर्ड पाथ कि इतनी अनसर्टेनिटी है तो उसमें कैसे जो है एचआर का क्या रोल होगा, आने वाले टाइम में कैसे करना है, क्या करना है, तो इसके बारे में सारी चर्चाएं होंगी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 105वें जन्मदिवस पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मौजूदा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल ने बताया कि इंदिरा गांधी द्वारा देश को दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा भी इस देश के लिए बेहद कारगर साबित होगी। इंदिरा जी को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए वो इंदिरा गांधी जिन्होंने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया, अपनी कुर्बानी पेश की, अपने खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए पेश किया और जितनी देर वो प्राइम मिनिस्टर रही उन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया। उन्होंने मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया, उन्होंने मुल्क को इकोनॉमी पावर बनाया। जो आज आप हिंदुस्तान 4th मिलिट्री पावर के रूप में देख रहे हैं, वो सारी देन कांग्रेस पार्टी की और इंदिरा गांधी जी की है, जिन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी सारी जीती और एक बहुत पावरफुल और कदावर नेता थे इस मुल्क की। आज मैं लोगों को अपील करूंगा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हैं। इस देश में जो नफरत, पोलराइजेशन जो लोगों ने फैलाई है अपने वोट बैंक के लिए, उसको खत्म करने के लिए। जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले हर वार्ड में अब जल्द ही रेहड़ी जोन बनने जा रहे हैं। इसके लिए जम्मू नगर निगम ने मुहिम छेड़ दी है और वार्डों में जगह की निशानदेही की जा रही है। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि निगम की इस मुहिम से शहर में जगह जगह अवैध रूप से रेहड़ियां लगाने वालों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी ताकि वो नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी रोजी रोटी चला सकें। इस मुहिम से शहर भर में यातायात व्यवस्था में सुधार भी होगा। पूरे जम्मू शहर के 75 वार्डों में हर वार्ड में वहाँ जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस जगह में आइडेंटिफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कितनी गुंजाइश है रेहड़ी लगने की। उस तरह पूरा करके एक सर्वे हो रहा है। उस सर्वे के बाद कितने लोग जो है रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, उन्हीं को ही रोजगार मिले जो काम कर रहे हैं
उनको फिर हम हर वार्ड में जितनी कैपेसिटी होगी, जो लोग आज हम रजिस्टर कर रहे हैं उनको लाइसेंस इशू करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो अपनी रेडी और काम का जो है सही ढंग से लीगली कर पाएंगे। राजस्व विभाग में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि डिजिटाइजेशन के बावजूद भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों का काम करने के लिए भारी भरकम राशि की मांग करते हैं। रिश्वत न देने पर आम लोगों को अपने काम के लिए कई चक्कर राजस्व विभाग के कार्यालयों के काटने पड़ते हैं। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है और जिसके अंदर एक तहसीलदार पकड़ा गया जिससे सोने की रसीदें निकली, पैसा निकला और मौके पर जिस बंदे से पैसे मांग रहा था उसने जाकर के पकड़वाया। प्री मेच्योर रिटायरमेंट उसकी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों वो बैठा हुआ है? क्यों कुर्सी पर विद्यमान है? माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने डिजिटलाइजेशन लागू करी, मुबारकबाद है आपको। पॉलिटिशियनों के जमाने के अंदर ये डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाई, लेकिन अभी भी गुंडागर्दी पटवारी, तहसीलदार और बाकी लोग मिलकर के कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी जाए कि अगर मैंने फर्द के लिए अप्लाई करा है और 1 महीने के अंदर अगर फर्द नहीं करता या रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर पूरे कागजात वापस नहीं आते तो उस बंदे को नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाए जो इस तरह की बातों के अंदर शामिल है। कश्मीर घाटी में विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजमों का जम्मू में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ट्रांसफर पॉलिसी का गठन न होने और वेतन बहाल करने की मांग को लेकर इन मुलाजमों ने जम्मू में आज 172वें दिन प्रदर्शन किया और सरकार से ट्रांसफर पॉलिसी और 5 महीनों का वेतन जारी करने की मांग की। चलिए अब चलते हैं, प्रधानमंत्री वाराणसी से जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखिए। ऐसे जुड़े कि काशी उनका हिस्सा बन गई। कहते हैं कि अपनी पॉपुलर मूछे भी उन्होंने यही रखी थी। ऐसे कितने ही व्यक्तित्वों ने, कितनी ही परंपराओं ने, कितनी ही आस्थाओं ने काशी और तमिलनाडु को राष्ट्रीय एकता के सूत्र से जोड़कर रखा है। अब बीएचयू ने सुब्रमण्यम भारती के नाम से चेयर की स्थापना करके अपना गौरव और बढ़ाया है। தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மற்றொரு மிகவும் முக்கியமான நபர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் இங்கே காசியிலே வாழ்ந்திருக்கிறார். பல ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார். அவர் இங்கே மிஷன் கல்லூரியிலும் ஜெயநாராயண் கல்லூரியிலும் படித்திருக்கிறார். காசியிலேதான் அவர் தன்னுடைய முறுக்கு மீசையை வைக்க ஆரம்பித்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள். நம்முடைய பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் இருக்கை என்ற ஒரு இருக்கையை ஏற்படுத்தி பாரதியாரையும் தமிழையும் சிறப்பிக்கவிருக்கிறது. साथियों, काशी तमिल संगमम का ये आयोजन तब हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और एकजुट प्रयासों से पूरे होंगे। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संभो मनासी जानताम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है। காஷ்மீர் காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி சுதந்திரத்தின் அமிர்த காலமான இந்த தொடக்க காலத்தில் நடைபெறுகிறது. நம்முடைய நாட்டில் சம்போ மனசி ஜான்தாம் என்ற ஒரு பழமொழி உண்டு. இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒருவருக்கொருவர் மனதை புரிந்து கொண்டு நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி இதைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறது. हमारे देश में सुबह उठकर सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर सेतु बंधे तु रामेशम तक 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण की परंपरा है। हम देश की आध्यात्मिक एकता को याद करके हमारा दिन शुरू करते हैं। हम स्नान करते समय, पूजा करते समय भी मंत्र पढ़ते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम कुरु। अर्थात
गंगा यमुना से लेकर गोदावरी और कावेरी तक सभी नदियां हमारे जल में निवास करें, यानी हम पूरे भारत की नदियों में स्नान करने की भावना करते हैं। நாம் காலையில் எழுந்ததும் சொல்லுகின்ற ஒரு மந்திர ஸ்லோகம் என்னவென்றால், சௌராஷ்டிரே சோமநாதம் என்பதிலிருந்து தொடங்கி சேதுபந்தேது ராமேஸ்வர் என்ற அந்த 12 ஜோதிர்லிங்கங்களை பற்றி நாம் சொல்லி அவற்றை மனதிலே நினைத்து நம்முடைய நாளை தொடங்குகிறோம். இவ்வாறு தேச ஒற்றுமை உணர்வை தூண்டுகின்ற அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோடு தான் நமது நாள் தொடங்குகிறது. அது மட்டுமல்ல, பூஜை செய்யும் போதும் குளிக்கும் போதும் கங்கேஜ யமுனே தெய்வ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் தன்னிரும் குரு என்கின்ற மந்திரத்தை சொல்லுகிறோம். இதன் பொருள் என்னவென்றால், கங்கை, யமுனை, கோதாவரி, காவேரி போன்ற அந்த புனித நதிகளின் ஆசீர்வாதங்கள், அதிலே குளித்த புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கட்டும் என்பதாகும். இவ்வாறு தேச ஒற்றுமை என்பதைத்தான் இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்துகின்றன. हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு நாம் இந்த தேச ஒற்றுமையை வளர்க்கும் இந்த செயலை செய்து நாட்டை வளப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். ஆனால் பல்வேறு காரணங்களாக இது நடக்காமல் போய்விட்டது. இப்போது இந்த காசி தமிழ்ச்சங்கமம் என்ற இந்த போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் தேச ஒற்றுமையை வளர்க்கின்ற பணியை நாம் செய்யவிருக்கிறோம். साथियों, भारत का स्वरूप क्या है, शरीर क्या है, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक हमें बताता है, जो कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशेषताओं को समेटे हुए है और उसकी हर संतान भारतीय है। நம்முடைய நாடு என்றால் என்ன, இதனுடைய இந்த பரப்பு, உடல், சரீரம் என்பது என்ன என்பதை பற்றி விஷ்ணு புராணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது. இந்த ஸ்லோகம் சொல்கின்ற கருத்து என்னவென்றால், வடக்கே இமாலயத்திலிருந்து தெற்கிலே குமரி வரை இந்த நாடு நம்முடைய ஒற்றுமைகள், வேற்றுமைகள் இவற்றோடு பலமாக விளங்குகின்ற ஒரு நாடு என்று சொல்லுகிறது. भारत की इन जड़ों को, इन रूट्स को अगर हमें अनुभव करना है तो हम देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी कितने करीब है। संगम तमिल साहित्य में हजारों मील दूर बहती गंगा का गौरवगान किया गया था। तमिल ग्रंथ कलितोगे में वाराणसी के लोगों की प्रशंसा की गई है। हमारे पूर्वजों ने तिरुपुगल के जरिए भगवान मुरुगा और काशी की महिमा एक साथ गाई थी। दक्षिण का काशी कहे जाने वाले तेन काशी की जो हमारी मेन जो सड़क थी बाजार की, वो बनाने के लिए वो भी पैसे लैप्स हो गए। इसका कारण यही है कि अगर हमारे अफसर इनको थोड़ा सा गंभीरता से लेते तो ये हमारी सड़क भी बननी थी, हमारे रोड भी बनने थे और गलियों के काम भी लगने थे। यही कुछ कारण रहे कि अगर ईओ साहब डायरेक्टर साहब से मिलते, हमारा हाउस बैठता तो उसमें मीटिंग होती कि अगर ये पैसे यहाँ पे नहीं लग सकते तो गलियों में रखवाओ, नालियों में रखवाओ, नाले बनाओ और बिश्नाह में कई डेवलपमेंट है वहाँ पे करवाओ। और यही कुछ कारण रहे कि ईओ ने जो इनिशिएटिव नहीं लिया और हमें कुछ पता नहीं चलने दिया। बड़े अफसोस करने आखने पवा दा कि साडा जेड़ा इरीगेशन दे कन्ने कन्ने नहर है, इत्थे 1 करोड़ ते 40 लाख रुपया मंजूर होया और किनारे किनारे एक सैरगाह बड़ी अच्छी राधा स्वामी सत्संग कोली केसी मोड़ दे भी अगे तक बननी ही, लेकिन बड़ा अफसोस है कि वो पैसा लैप्स होई है और जिहड़ी सुविधा साडे बिश्नाह दे लोकें मिलनी चाहिदी ही वो सुविधा मिल ही नहीं सकी है। तो मैं यो आखां कि कम से कम अगर इसलिए टेंडर लाया तुसें, टेंडर तो पहले कि कम से कम उसी टाइप करना चाहिए कि
ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਖਾ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦੇਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਲੋਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ बिश्नाह के लोग जो सफर किए ना अगर ये शहरगाह बनती इन्नी अच्छी शहरगाह बननी ही कि बाहर तो कोई बंदा आता लोग आते वाकया बिश्नाह कोई अपना काम काज हो और बिश्नाह इतना ब्यूटीफुल बनना कोई हिसाब नहीं है। रणबीर कैनाल की तर्ज पर बिश्नाह टाउन में भी कोई 1 करोड़ के लगभग पैसा जो है वो हमारे जो पीछे आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि इस नहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा आया था। जो तत्कालीन जो ईओ हैं हमारे म्यूनसिपैलिटी के उनकी नालायकी की वजह से वो लैप्स हुआ है और अगर वो पैसा आया जैसे अगर वो यहाँ लगा होता और दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग तहसील में यहाँ आते हैं वो लोग इस पार्क में या इसकी जैसे ही ब्यूटिफिकेशन होती और वो लोग यहाँ आराम से बैठ सकते थे, कोई टेबल लगते, कोई कुछ बेंचेस लगते और इसको ब्यूटीफाई किया जाता है पूरी नहर को। और ये नहर जो है वो अब मुझे लगता है बिश्नाह के लिए नासूर बन गई है क्योंकि आप हालत देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डंपिंग जैसे स्टेशन होता है ना पॉलीथीन का या कचरे का, वो ये बनती जा रही है। तो इसलिए अगर वो पैसा आया अगर वो नहीं लगा तो ये डिपार्टमेंट की और पूरे म्यूनसिपैलिटी की नालायकी की वजह से ऐसा हुआ है और अगर वो यहाँ नहीं लगता तो कहीं बिश्नाह में और किसी चीज के लिए लग सकता था। हीरानगर के वार्ड नंबर 3 में पिछले 7 वर्षों से पार्क का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 7 वर्षों से इस पार्क का निर्माण करने वाले कई ठेकेदार बदले लेकिन पार्क की हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि इस पार्क के निर्माण को संबंधित विभाग और ठेकेदारों ने कमाई का एक साधन बना लिया है और 1 करोड़ 74 लाख रुपए की इस परियोजना पर अभी तक 54 लाख रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। इन लोगों ने सरकार से पार्क के इस निर्माण कार्य की जांच कराने और जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। बात 8 साल की नहीं है, ये तो कम से कम भी 12 साल हो गए हैं। इससे पहले जो काम हुआ था जिसमें इन्होंने मिट्टी का काम किया था और जाड़ियों का काम किया था वो पीडब्ल्यूडी वालों ने किया था। अभी 16 से इनके पास आया है। कितने ठेकेदार जो हैं वो अब तक तो 3-4 ठेकेदार जहाँ से चले गए हैं काम करके, आधा छोड़ के, कोई झाड़ियाँ काट के चला गया, कोई मिट्टी डाल के चला गया, कोई वो बना के अपने व्यू पॉइंट बना के चला गया। अभी तक तो कोई खास काम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अब थोड़ा मुंह लगने लगा है कि कुछ बन रहा है। जगह पे ये बन रहा है वो हीरानगर का प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। आज जितनी दुनिया जो आता है जो जाता है सब देते हैं, बॉर्डर के लोग भी देते हैं, शहर के लोग भी देते हैं, जो बाहर से आते हैं वो भी देते हैं। लेकिन फिर भी मैं इनको डिपार्टमेंट को बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी काम करें। हमें जवाबदेही होती है, लोगों को बताना होता है। पूछते 12 साल से क्या किया आपने, आप क्यों नहीं पूछते। आपने देखा कि वार्ड नंबर 3 में जो पार्क बन रहा है तकरीबन 7-8 साल से और 1.25 करोड़ रुपए की राशि जो थी वो सैंक्शन हुई थी शुरू में जब बनना शुरू हुआ। लेकिन हर साल क्या होता है कैपेक्स में या कोई और फंड से यहाँ पे पैसे रख दिए जाते हैं, ठेकेदार तो बदल जाते हैं लेकिन अभी तक पार्क की कंडीशन जो है वो नहीं बदली। वहां पे दलदल है, वहां पे झाड़ियां हैं, सर के ऊपर तक घास है, कोई सुविधा नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बस एक जरिया रख लिया है, जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो वहां पे आ जाते हैं, 2-4 लाख रुपया लगाया चल तरेगी, कमीशन खाई, दूसरा तीसरा, पता नहीं क्या बात है कि इस पार्क की अभी तक हालत जो है वो क्यों नहीं सुधरी। मेरा सवाल है प्रशासन से, यूटी प्रशासन से खास तौर पे कहूंगा कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए और पार्क जो है हमारा एक ही बार में जितना पैसा उसको लगता है एस्टीमेट बना के वो तैयार किया जाए कि जो पब्लिक है उसका इस्तेमाल कर सके, लोग सैर करते हैं। और साथ में मैं एक बात और करना चाहूंगा कि वो मुखड़ा है एक तरह से जहां से शुरुआत होती है हमारे शहर की, हीरानगर की, वहां पे पार्क है। जब कोई वहां पे देखेगा पार्क जिस शहर में ऐसे हैं उस शहर की हालत क्या होगी। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।